जैसे ही अमीन को कार्य करने के लिए आप निर्देश देंगे, उसके पहले एक ग्राम अभिलेख का संधारण कर लेंगे, राजस्व ग्राम वार। उसमें सर्वेक्षण का सभी प्रक्रम लिखा जाएगा। वो आपका ग्राम अभिलेख का जो ड्राफ्ट है उसकी आप शेयर कर रहे हैं। आप एक नमूने के तौर पर आपको बता रहे हैं कि इसी प्रकार ग्राम अभिलेख का संधारण किया जाएगा ग्राम वार। चलिए, अब आप देख रहे होंगे आदेश फल के का एक प्रिंटेड रहता है, जो ऑर्डर शीट भी कहते हैं। वो अभिलेख हस्तक 1941 जो प्रिंट हो गया है, 1960 होनी चाहिए। 1960 का नियम 129 के अंतर्गत है। आप ये है उसे 1941 नहीं, उसको ठीक कर लेंगी। 1960 का नियम 129 के अंतर्गत ये ग्राम अभिलेख का ये आदेश फलक जो है, उसी के अनुसार आदेश फलक का निर्माण किया जाता है। उसी इस आदेश फलक पर हम ग्राम अभिलेख के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आपत्ति आती है तो उसकी अभिलेख का संधारण सुनवाई का जो करते हैं, उसकी संधारण इसी आदेश फलक पर करते हैं। यह आप राजस्व से न्यायालय से संबंधित किसी प्रकार का कार्य अगर करते हैं तो अभिलेख हस्तक 1960 का नियम 129 के अंतर्गत आदेश फलक का जो एक फॉर्म है, प्रारूप है, इसी प्रारूप पर हम एक राजस्व पदाधिकारी होने के नाते हम कार्य करते हैं। तो इसी आदेश फलक पर ग्राम अभिलेख कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं और आप इसे देख भी रहे हैं। पहला हो गया, बाएं तरफ में रहता है, ऊपर में पहले तारीख, किस तारीख को प्रारंभ किए उसे अंकित करेंगे। उस पर जिला का नाम लिखेंगे, अनुमंडल का नाम लिखेंगे, अंचल, किस अंचल में आप सर्वेक्षण कार्य का शिविर चल रहा है, किस अंचल अंतर्गत है, उस अंचल का नाम लिखेंगे। किस राजस्व ग्राम का आप सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किए हैं, वो मौजा का नाम उसमें लिखेंगे। उसका थाना संख्या, शिविर का नाम, शिविर किस स्थान पर शिविर चल रही है, उस शिविर का स्थान सहित उस शिविर का नाम अंकित करेंगे। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं तो एक आपका ये आदेश फलक में आप पहले क्रम संख्या, बाएं तरफ में आदेश की क्रम संख्या, उसके एक पहला आप जैसे ही शुरू कर रहे हैं तो पहला क्रमांक 1 डालेंगे। उसको दिनांक, किस दिनांक को आप प्रारंभ कर रहे हैं लिखना शुरू किए तो पहला उसमें लिखेंगे दिनांक देकर। मान लीजिए कि आज से राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है तो 30 अप्रैल 2020 अंकित करेंगे। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 4 उपनियम 1 के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी, आप यदि आपका मान लीजिए जिला है बेगूसराय तो आप बंदोबस्त पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा मौजा मोहनपुर थाना संख्या 115 में भू सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए उद्घोषणा किया गया है। उद्घोषणा की प्रति सभी संबंधित विभागों, सभी जनप्रतिनिधियों एवं रैयतों को तामिला कराई जाए और तामिला प्रतिवेदन संलग्न करें। ये आपके द्वारा आदेश दिया जाएगा। ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो शिविर के प्रभारी होते हैं, उनके द्वारा इस आदेश निर्गत किया जाएगा। ये आप जो अमीन होंगे उस अमीन को या आईटी बॉय हो उनको देंगे और वो जाकर सभी विभाग होगा, उसकी कई कॉपियां बनेगी। जो उद्घोषणा जो बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे प्रपत्र 1 में जो प्राप्त होगा उसकी प्रति को तामिला सभी विभागों को कराएंगे। सभी जनप्रतिनिधि उस गांव से संबंधित जो भी ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, ये सभी रैयत होंगे, अधिक से अधिक लोगों को प्रपत्र 1 के जो निर्गत किया गया है, उद्घोषणा की गई है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, उसे तामिला कराएंगे। और जो तामिला के पीछे जो है, एक प्रति पीछे जो है वो दस्तखत कराते जाएंगे और जो कि उसके पश्चात इस अभिलेख के साथ उसे अभिलेखबद्ध कर देंगे। और नीचे इसको टैग कर
सुरक्षित रखेंगे। अब देखिए पेज है, अब दूसरे प्रक्रम का कार्य शुरू होता है तो 2 नंबर देंगे, फिर उसके बाद दिनांक उसको लिखेंगे कि अब मान लीजिए 2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद खानापुरी दल का गठन हो जाती है, बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा वो पत्र मिल जाता है, उसके बारे में इस पत्र में लिखेंगे। इस आदेश फलक में कि बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 7, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 8 के अनुसार बंदोबस्त पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा पत्रांक उनका रहेगा, जिस पत्रांक के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है वो पत्रांक दिनांक से खानापुरी दलों का गठन किया गया, जिसमें निम्न सदस्य हैं। एक ग्रामवार वो करेंगे, अमीन ग्रामवार होंगे। आप शिविर के विशेष आप प्रभारी रहते हैं, आप हैं, सिर्फ आप प्रत्येक दल में आपका भी नाम रहेगा और कानूनों का भी नाम रहेगा ग्रामवार, उनका सबका नाम लिखकर आप हस्ताक्षर कर देंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरे डेट में अब अमीन को आप निर्देश दे रहे हैं कि स्वघोषणा वितरण करने के लिए वंशावली के लिए, इसमें लिखेंगे श्री अमीन जो आपके शिविर में प्रतिनियुक्त होंगे, जिस अमीन को यह राजस्व ग्राम आवंटित किया गया है उनका नाम देंगे। अमीन श्री उदाहरण के तौर पर मोहन कुमार अमीन या विशेष सर्वेक्षण अमीन को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सभा मौजा मोहनपुर थाना संख्या 115 में आयोजन करने हेतु दिनांक इतना को तिथि निश्चित किया जाता है। आप तिथि भी निश्चित आपके द्वारा कर दिया जाएगा ताकि उस तिथि को अमीन आम सभा का करें। निश्चित किया जाता है सभी संबंधित विभागों, सभी जनप्रतिनिधियों एवं आम रैयतों को भाग लेने हेतु सूचित करें। भूस्वामी ऑब्लिक रैयत अपने द्वारा धारित भूमि से संबंधित स्व घोषणा प्रपत्र 2 एवं वंशावली विहित प्रपत्र 3-1 में शिविर में समर्पित करने हेतु ग्राम सभा में अनुरोध करें। और साथ ही इसमें लिखा रहेगा कि भूस्वामी ऑब्लिक रैयत से स्व घोषणा प्रपत्र प्राप्ति की तिथि से 15 कार्य दिवस में सुसंगत अभिलेखों से सत्यापन कर प्रपत्र 3 में संधारण करें। ये आप अमीन को निर्देश दे रहे हैं। और सुसंगत अभिलेखों को अनुपलब्धता अथवा किसी विवाद के कारण सत्यापित नहीं किया जा सके तब गैर सत्यापित विवादग्रस्त भूमि की पंजी प्रपत्र 4 में संधारित करें। ये आपके द्वारा ये निर्देश दिया जाएगा इस कार्य को करने के लिए। ठीक है। इसके बाद फिर पुनः आप उस आदेश फलक पर फिर आदेश देने के लिए चौथे प्रक्रम में आएंगे कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 6 की उपधारा 1 नियमावली 2012 के नियम 7 की उपनियम 1 के अनुसार पूरा इस तरह का नियमावली और एक्ट का जरूर आप डालेंगे, क्योंकि यही आदेश फलक आगे फिर जो है बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के यहाँ भी जाएगा के अनुसार आधुनिक तकनीकी से निर्मित मानचित्र, ग्राम का नाम रहेगा, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त था। निर्मित मानचित्र मान लीजिए जिस एजेंसी से प्राप्त होगा, आईआईसी से प्राप्त होगा तो आईआईसी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त हुआ, और आपका जिला जीआईएस कंसोर्टियम के अंतर्गत होगा तो जीआईएस का नाम लिखेंगे। अगर आईएलएफएस का होगा तो आईएलएफएस हवाई एजेंसी से प्राप्त हुआ, श्री और अमीन का नाम देंगे। को निर्देश दिया जाता है कि ग्राम की त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा का सत्यापन कर ले। साथ ही मानचित्र के 100% भूखंडों का सत्यापन हेतु निर्देशित किया जाता है श्री फिर कानूनगो जो आपके यहाँ उस शिविर में पदस्थापित होंगे, जिस राजस्व ग्राम जिस कानूनगो को आवंटित किया जाएगा उस कानूनगो का नाम यहाँ दर्ज करेंगे। श्री कानूनगो मान लीजिए कि श्री शैलेश कुमार कानूनगो भी उक्त मौजा के 25% भूखंडों का सत्यापन कर ले। संबंधित अभिनियमावली के नियम 7 उपनियम 5 के अनुसार मानचित्र प्राप्ति की तिथि से 30 कार्य दिवस के में सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लें। साथ ही उक्त ग्राम का फील्ड बुक भी संधारित करें। आप जब अमीन आपके जाएंगे ट्रांजैक्शन का चिन्हित करने के लिए, सत्यापन करने के लिए यूनिक बाउंड्री का निर्धारण करेंगे, उसके साथ साथ एक फील्ड बुक भी होगा। आप लोग जानते होंगे कि जब आप वर्ष का काम करते थे उसका मेजरमेंट बुक भी बनाते होंगे, तो उसी स्थिति में हमारे यहाँ जब लैंड का मेजरमेंट करते हैं तो एक फील्ड बुक भी रहेगा, सारा उस प्लॉट का नाम रहे, मौजा का नाम, थाना नंबर और उस प्लॉट का सारी उसकी मेजरमेंट का उसमें अंकित करते जाएंगे। फील्ड बुक में, ताकि जब आवश्यकता पड़े तो उसे देखा जा सके। उस अमीन के द्वारा जो ट्रांजैक्शन फिक्स किया जाएगा, यूनिक बाउंड्री का निर्धारण कर लिया जाएगा, किस प्रकार का कार्य किया जाएगा, वो फील्ड बुक अमीन के द्वारा आप शिविर में समर्पित करेंगे, जमा करेंगे। और उस प्रत्येक आदेश
ग्राम अभिलेख के साथ उस फील्ड बुक को भी नीचे में आप टैग करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद 5वां है प्रक्रम, आप जब शुरू करेंगे तो भाई वो फील्ड बुक संधारित कर लिया अब आपको है, तो फिर है दिनांक देंगे बाएं तरफ में। आधुनिक तकनीक से निर्मित मानचित्र का भौतिक सत्यापन किया गया, अब क्योंकि आपका भौतिक सत्यापन अमीन के द्वारा कर लिया गया, एवं सत्यापन पश्चात पाई गई त्रुटियों के सुधार लाल स्याही से कर दिया गया है। फील्ड बुक अमीन से प्राप्त कर ग्राम अभिलेख के साथ रखें और सत्यापित मानचित्र में वांछित त्रुटि निराकरण के साथ पुनः मुद्रण हेतु आईआईसी एजेंसी को भेजने के लिए सत्यापित मानचित्र को मुख्यालय भेजा जाए। अब आपका जो अमीन किस्तवार किए, जो उसमें त्रुटि पाए, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन जहां लगाए वो वहां पर एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक ट्रांजैक्शन जहां फिक्स किया गया वहां डीजीपीएस के माध्यम से वो कोऑर्डिनेट भी लिया गया होगा तो भी मानचित्र में अंकित होगा। अगर कोई प्लॉट है एमिग्रेट किया गया तो वो लाल स्याही से उसको दिखाया गया होगा। अगर वो खंडकरण हुआ गया और विभाजित हुआ होगा तो उसको भी लाल स्याही से। तो इस तरह से जो भी नक्शे में आप सुधार किया गया है और सुधार के पश्चात ये मानचित्र पुनः फिर एजेंसी को जाएगा और एजेंसी इस बात को भी आप उल्लेखित करेंगे अपने आदेश फलक में ग्राम अभिलेख में, ताकि ये पता चले कि किस तिथि को आपने भेजा एजेंसी को। ये सारी चीजें जो है। फिर नेक्स्ट है आईआईसी एजेंसी द्वारा पुनः मुद्रित मानचित्र दिनांक इतना को प्राप्त ग्राम पंचायत के कार्यालय के साथ साथ शिविर कार्यालय में के सूचना पटों पर आम जनता है प्रदर्शित करें। ये आपके लिपिक को आपने कह रहे हैं, अमीन को भी आदेश दे रहे हैं, जिनको आदेश देंगे वो दाहिने तरफ आपके सामने दाहिने तरफ में जो है उनसे हस्ताक्षर करा लेंगे। जहां आदेश निर्गत आप देंगे उसे ही उसको अमीन और लिपिक को भी दोनों से हस्ताक्षर कराकर उन्हें, ताकि वो आपके आदेश से अवगत हो जाएं। पुनर्मुद्रित मानचित्र इतना को कार्यालय में सूचना पट्टों पर आम जनता प्रदर्शित करें। श्री विशेष सर्वेक्षण अमीन, अमीन का यहाँ नाम भरेंगे। अमीन को राजस्व ग्राम मोहनपुर थाना संख्या 115 का खानापुरी कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आपने खानापुरी प्रारंभ करने के लिए आदेश दे रहे हैं, इसलिए है इसको भी दर्ज कर दिए। विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 9 उपनियम 3 ख के अनुसार रैयत की भूमि का विवरण अमीन कानूनों के माध्यम से आदेश प्राप्त कर यादाश्त पंजी प्रपत्र 3-2 में दर्ज करें, साथ ही प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी तैयार करें। एक ये प्रारूप है, आप चाहेंगे तो अपने शब्दों में भी इस बात को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक निदेशालय से या डिपार्टमेंट से ये ऐसा निर्देशित किया गया कि इन्हीं शब्दों को आप उल्लेखित करें। सिर्फ आपके एक ड्राफ्ट के रूप में बताया जा रहा है कि आपका आदेश फलक का संधारण इसी प्रकार करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। खानापुरी कार्य समाप्त हो चुका है, प्रपत्र 6 तैयार है। आईआईसी एजेंसी को खानापुरी मानचित्र मुद्रण हेतु उपलब्ध कराया गया। साथ ही बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली के नियम 9-6 के आलोक में एजेंसी को एलपीएम और खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 के निर्माण हेतु निर्देश दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से वो खानापुरी जो मानचित्र है उसको मुद्रण हेतु आप कर वो एजेंसी को एलपीएम और खानापुरी पर्चा निर्माण हेतु निर्देशित किए। आप यहाँ एजेंसी को आप दाहिने तरफ में उनसे हस्ताक्षर कराकर अपने आदेश से अवगत करा देंगे। चलिए, इस प्रकार अगले प्रक्रम में फिर उस तिथि को डालेंगे जिस तिथि को आप आदेश पारित करने जा रहे हैं। खानापुरी पर्चा एवं एलपीएम की कंप्यूटरीकरण प्रति एजेंसी द्वारा प्राप्त हुआ। खानापुरी पर्चा एवं एलपीएम सरकारी भूमि, लोक भूमि से संबंधित पदाधिकारियों जैसे अंचल अधिकारी एवं संबंधित विभाग, अंचल अधिकारी को भी लोक भूमि से संबंधित होगा, आप उनको भी पक्षकार बनाते हैं, इसलिए उन्हें भी सूचना निर्गत करने का आदेश देंगे, ताकि जो संबंधित विभाग से संबंधित हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल है, ये माइनर इरिगेशन की अगर भवन हो, स्टेट नलकूप की अगर जमीन हो, इस तरह के गांव में मिलेगा, जिस विभाग से संबंधित होगा उन्हें भी आप सूचना निर्गत करेंगे, वितरित करें। शिविर के लिपिक को निर्देश दिया गया कि नियमावली के नियम 9 उपनियम 9 के आलोक में प्रपत्र 8 में दावा आक्षेप रैयतों से प्राप्त करें। और आप लिपिक जो है शिविर में है वो रहते हैं, उनको आप निर्देशित कर रहे हैं कि आप जो भी रैयत के द्वारा प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति प्राप्त होगा उन्हें आप
प्राप्त करें और प्रपत्र 9 में उन्हें पावती के रूप में रसीद निर्गत करें। साथ ही निवाली के नियम 9-10 के अनुसार सेवी में प्राप्त किया गया दावा आपत्ति में प्रपत्र 10 में एक पृथक पंजी भी संधारित करें। ये आप लिपिक को दे रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे ही आदेश देंगे, नीचे हस्ताक्षर आप करेंगे, अपने लिपिक को भी यहाँ आदेश फलक के दाहिने तरफ उन्हें उनसे हस्ताक्षर करवा लेंगे ताकि वो आपके आदेश का वो अनुपालन करें। अब आइए अगले प्रकरण में फिर शुरू होता है। जब ये काम समाप्त हो जाएगी, पुनः आपको जरूरत होगी आदेश देने की, कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए। तो खानापुरी पर्चा एवं एलपीएम वितरण पश्चात कुल कितनी आपत्ति प्राप्त हुई आप लिपिक से जानकारी ले लेंगे और यहाँ अंकित कर देंगे। इसलिए आवश्यक है कि आपकी जो आपत्ति लेने की प्रपत्र 8 में एक समय सीमा है, 15 दिन तक ही लेना है, ताकि और 15 दिनों के अंदर में कितनी आपत्तियां आई आप यहाँ दर्ज कर देंगे। तो उस तिथि के बाद आपके ना अमीन या लिपिक आपत्ति प्राप्त नहीं करेंगे, वो बंधे हुए रहेंगे। नहीं तो ऐसा मालूम होगा कि आप यहाँ इसलिए दिया गया है कि अगर यहाँ नहीं दर्ज करते हैं अपने आदेश में, तो उसी स्थिति में हो सकता है कि बैक डेट में वो आपत्ति लेते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए जिस दिन आपत्ति का डेट समाप्त होती है, वो पंजी 10 मंगाएंगे, वहां हस्ताक्षर बना देंगे। आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा, बंद हो जाएगा कि कितनी आपत्तियां इस तिथि तक प्रपत्र 8 में प्राप्त हुई है। और यहाँ आदेश में भी आप लिख देंगे कि खानापुरी पर्चा एलपीएम वितरण पश्चात कुल 200, मान लीजिए कि 200 आपत्ति आई, 200 आपत्तियों प्राप्त आपत्ति के निष्पादन किया गया, खेसरा पंजी में कानूनगो के आदेश के अनुसार तरमीम किया गया। ये आप यहाँ लिख देंगे ताकि वो पता चलेगा आपको। इसी चीज को आप चाहते हैं तो अपने शब्दों में अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बंधेज नहीं है। अगले फिर है खानापुरी पर्चा पर प्राप्त आपत्ति के निपटारा पश्चात बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त निवाली के नियम 11 उपनियम 1 क के अनुसार खानापुरी अभिलेख एवं संशोधित मानचित्र की जांच हेतु विश्रांति में भेजें। अब वो आपत्तियां का निष्पादन जब हो गया तो फिर उसे विश्रांति के प्रथम चरण में भेजने के लिए भी आप आदेश देंगे, तभी न जाएगा विश्रांति के लिए। अगर आप आदेश नहीं देते हैं तो नहीं जाएगा। इसलिए तुरंत आप इस ग्राम अभिलेख को मंगाएंगे और मंगाकर आप आदेश दे दिए कि भाई इसको भेजें। अब देखिए फिर आया विश्रांति से जांच पश्चात। अब विश्रांति हो गया, पुनः अभिलेख आ गया आपके कार्यालय में, आप उसे सीन कर लेते हैं, तो पुनः फिर इस ग्राम अभिलेख को मंगाएंगे, पुनः यहाँ लिखेंगे विश्रांति से जांच पश्चात खानापुरी अभिलेख एवं मानचित्र प्राप्त प्रपत्र 8 में प्राप्त आपत्ति एवं दावों के निष्पादन पश्चात मानचित्र मुद्रण हेतु संबंधित एजेंसी को भेजें। अब सब कुछ जांच हो गई, पुनः फिर वो नक्शा चला जाएगा एजेंसी को मुद्रण के लिए। फिर आप आदेश देंगे खानापुरी पश्चात संशोधित मानचित्र एजेंसी से प्राप्त खानापुरी प्रचालन के दौरान प्राप्त दावों आक्षेपों के संबंध में आदेशों को नियमित करते हुए निवाली के नियम 11 उपनियम 1 और उपनियम 2 के अनुसार प्रपत्र 12 में खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप तैयार करें। अब आपको जो खानापुरी अधिकार अभिलेख है ड्राफ्ट पब्लिकेशन के लिए, यहाँ आप तैयारी के लिए आप निर्देश दे रहे हैं अपने लिपिक को, अमीन को, कि भाई नक्शा चला गया, अब इसको ड्राफ्ट पब्लिकेशन, नक्शा जब तक आएगा तब तक आप पूरी तैयारी करें, इसे प्रकाशन करेंगे, तैयार करें। चलिए अब जब सारा तैयार हो गया तो पुनः फिर ग्राम अभिलेख को मंगाएंगे। आगे की कार्रवाई क्या आप करेंगे उसे इसमें उल्लेखित करेंगे। आप उल्लेखित कर रहे हैं जिस दिन मंगाते हैं उसी दिन आप डेट डालेंगे उस दिन का। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त निवाली के नियम 12 के आलोक में मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप लगातार 30 दिनों के लिए दिनांक 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक निम्न स्थल पर प्रकाशित किया जाए। प्रपत्र 13 में आम सूचना निर्गत करें। एक प्रपत्र 13 में आपको बताया कि प्रारूप प्रकाशन के लिए एक सूचना निर्गत करते हैं, उस सूचना पर भी आप हस्ताक्षर करेंगे। कर वो 2 प्रति या 3 प्रति में बना लेंगे और सभी गांव में ले जाकर, और जो बड़े भूधारी हैं, छोटे भूधारी हैं, माननीय मुखिया हैं, सरपंच हैं, अंचल कार्यालय अंचल अधिकारी को भी आप सूचना दे देंगे। इस प्रकार वो देकर प्रकाशन करेंगे। उसमें लिखेंगे सर्वेक्षण शिविर में राजस्व ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर, ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर, अंचल कार्यालय के सूचना पट पर।
साथ ही लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त एवं सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली के नियम 13, उपनियम 3, 4, 5 एवं 6 का अनुपालन करते हुए प्रपत्र 14 में दावा आक्षेप प्राप्त करें, प्रपत्र 16 में प्राप्ति रसीद निर्गत करें, प्रपत्र 15 में पृथक पंजी का संधारण करें। आप आम सूचना देकर आप जब प्रारूप का प्रकाशन करते हैं तो रैयतों के द्वारा आपत्ति दी जाएगी, आपत्ति 14 में आएगा, उसे भी आप संधारित करने के लिए संबंधित लिपिक को सूचना देंगे, लिपिक को अपने आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देश देंगे, इसे भी यहाँ उल्लिखित कर रहे हैं। और इसके दाहिने तरफ में यहाँ लिपिक पुनः फिर अपना हस्ताक्षर बनाएगा, पुनः यहाँ पर दाहिने तरफ में आपके आदेश के बगल में वो है हस्ताक्षर बनाएगा, माने ताकि वो आपके आदेश से अवगत हो चुका। फिर आगे है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 13 उप नियम 4 के आलोक में भूस्वामी धारी भूधारी यहाँ लिख देंगे, मिसप्रिंट हो गया है, अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोक प्रतिष्ठान, स्थानीय निकाय के संबंधित कर्जालों के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति से प्रपत्र 14 में कुल इतना आपत्ति या दावा प्राप्त हुआ और संक्षिप्त रूप से निपटारा कर लिया गया। आप जैसे ही समाप्त कर लेंगे, आपके द्वारा ये इस कार्य को आपके स्तर से सुनवाई की जाएगी। इसकी सुनवाई करने के लिए आपकी अवधि 60 दिन दी गई है। आप जैसे ही आपत्ति शुरू होती आना, उसी दिन से पृथक अभिलेख खोलकर आपके समक्ष उपस्थापित किया जाएगा, सूचना निर्गत कर सभी पक्षों को आपके स्तर से सभी दावों आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा, और जब कर लिया जाएगा तो इसमें उल्लेखित करेंगे। फिर देखिए दिनांक डालेंगे, विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 14 उप नियम 1, 2, 3 के अनुसार विश्रांति के द्वितीय चरण के कार्य के लिए निष्पादित अभिलेख तरमीम खतियान एवं मानचित्र विश्रांति प्रशाखा को भेजे। पुनः फिर आप सारी अभिलेखों को विश्रांति के द्वितीय चरण में आप विश्रांति प्रशाखा को भेजेंगे। फिर वहां आदेश देंगे, इस आदेश को फिर संबंधित लिपिक को अवगत कराएंगे या अमीन को, कि ताकि सारी अभिलेख को विश्रांति प्रशाखा को भेज दें। अब आइए, विश्रांति प्रशाखा से प्राप्त अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशित से प्रपत्र 18 में नया तेरेज, प्रपत्र 19 में नई खेसरा पंजी तैयार की जाए। साथ ही प्रपत्र 18 क में प्रत्येक रैयतवार बंदोबस्ती लगान तालिका प्रारूप प्रकाशन हेतु अमीन तैयार करें। साथ ही लगान दर तालिका दिनांक इतना से इतना तक 15 दिनों के लिए प्रकाशित करें। आप इसके साथ सभी चीज दे रहे हैं कि आप तैयार कीजिए, और मान लीजिए उसको तैयार करने का मौका 3 दिन 4 दिन का देते हैं, उसके बाद प्रकाशन का जो तिथि देते हैं उस हिसाब से इसमें तिथि भी बढ़कर आप आदेश दे देंगे, संबंधित अमीन को आप उससे अपने आदेश से अवगत करा देंगे। इस प्रकार आगे क्या होगा, लगान दर तालिका के प्रारूप प्रकाशन पश्चात कुल इतना आपत्तियां प्राप्त हुआ, उस प्रकार जब प्रकाशन वो कर देगा तो उसके बाद आपत्ति प्राप्त होगी, उसकी निपटारा किया जाएगा। और पुनः फिर तत्पश्चात लगान दर तालिका स्वीकृत हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी को भेजे। आप यहाँ पर भेजेंगे, तब उसके बाद यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक नमूने के तौर पर भी लिख दिए हैं, क्योंकि इसके बाद वो जब भेजेंगे ये लग कर जाएगा उस अभिलेख के साथ। यहाँ पर इनकी इसी आपके नीचे ही आपके प्रभारी पदाधिकारी भी अपना आदेश देंगे इसी ग्राम अभिलेख पर। उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, अनुमोदन कर देते हैं, तो फिर पुनः बंदोबस्त पदाधिकारी को भी संपुष्टि के लिए जाएगा। इसके बाद वो आगे का वो प्रक्रम वो अंकित करेंगे। जब वहां से लौट कर आ जाएगा, जब वो पूरी संपुष्ट हो गया, तब पुनः फिर आप उसी अभिलेख पर वो लिखेंगे कि बंदोबस्त पदाधिकारी से लगान दर तालिका स्वीकृति पश्चात शिविर को प्राप्त हुआ। ये शब्द आपको लिखना है, इसलिए अभी लिखकर बता दिया गया है, न कि ये लिखकर नहीं भेजेंगे। नीचे वाली ये प्रक्रम 18 नंबर पर जो लिख रहे हैं, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आप स्वीकृति हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी को भेजे। यहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी के पहले आप प्रभारी पदाधिकारी भी कर देंगे को भेजे, ताकि वो प्रभारी पदाधिकारी ही लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बंदोबस्त पदाधिकारी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्तर से वो भेज देंगे, इसलिए वो अपना अंकित करेंगे। और तत्पश्चात वहां से जब लौट कर आ जाएगा, लगान आपका संपुष्ट होकर आ जाएगा, तब पुनः फिर आप लिखेंगे कि बंदोबस्त पदाधिकारी से लगान दर तालिका स्वीकृति पश्चात शिविर को प्राप्त अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र 20 में 4 प्रतियों में अधिकार अभिलेख तैयार करें। साथ ही अंतिम प्रकाशन हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करें। 4 प्रतियों में बनाने के लिए भी अमीन को आप देंगे, जिसे अवगत करा देंगे।
ताकि वो अनुपालन करे। जब तैयार हो जाएगा तो पुनः आदेश फलक पर लिखते हुए इसे अंतिम प्रकाशन के लिए इसी प्रकार भेजेंगे। ये आपका एक ड्राफ्ट है, कैसे आप लिखेंगे बताया गया है, अपनी शब्दों में अपनी शैली में भी इसे लिख सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है किसी शब्दों में लिखना है, एक बताया गया। चलिए इसको हटा दीजिए। हाँ हाँ, चलिए ये आपको बताने का उद्देश्य ये था, क्योंकि पहले भी आपसे हम चर्चा किए थे कि ग्राम अभिलेख का संधारण करना है। सर्वेक्षण का कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं कि है स्थल सत्यापन हेतु शिविर प्रभारी द्वारा अमीन को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए गए कागजात क्या क्या देंगे, क्योंकि आप किस्तवार के पूर्व क्या क्या काम करना है, अमीन को क्या क्या देंगे और अमीन को क्या क्या काम करने के लिए देंगे, ये आपके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वो आप ग्राम अभिलेख में भी शुरू कर देंगे उसी समय से लिखना, इसलिए वो बताना आवश्यक था। चलिए क्या देना है भाई कि संबंधित राजस्व ग्राम का हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा विशेष मानचित्र जो आपको शिविर में प्राप्त होगा उसकी प्रति अमीन को देंगे, क्योंकि इस्तवार के पूर्व उन्हें अमीन को उपलब्ध करा देना है। फिर एजेंसी के द्वारा जो कंपैरेटिव एरिया स्टेटमेंट अगर मिलेगा, ये पुराना कैडेस्ट्रल और एसएस मैप जो बना उन दोनों का रकबा का दोनों एक चार्ट वो बना के देगा एरिया स्टेटमेंट, उसे ही दे देना है। फिर रैयतों जो अमीन को सो घोषणा का प्रपत्र दे देना है ताकि वो रैयतों के बीच जाकर वो वितरण कर दें। साथ ही उसके साथ वंशावली का भी प्रपत्र अमीन को दे देना है किस्तवार के पूर्व, कि वो रैयतों के बीच जाकर वो प्रपत्र 3-1 वितरण कर दें, आम सभा करें, आम सभा कर कर ये दोनों प्रपत्र को वितरण कर दें कि भाई हम ये या आपके यहाँ सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और ये स्वघोषणा इतने 30 दिनों के अंदर में आप शिविर में जमा कर दें या मुझे दे दें। फिर मुख्य रूप से अमीन का काम है किस्तवार से पूर्व विगत सर्वेक्षण खतियान के आधार पर खतियानी विवरणी तैयार करना, प्रपत्र 5 तैयार करना। प्रपत्र 5 आपके जिस जिला में पूर्व का खतियान कैडेस्ट्रल सर्वे का भी हो सकता है, यदि ये वहां बहुत सी जिले हैं जहां रिविजन सर्वे लास्ट है या चकबंदी खतियान है, वो खतियान बंदोबस्त कार्यालय से लेकर या बंदोबस्त कर आपको अगर निर्देशित किया जाएगा कि जिला विलेखागार में भी खतियान होता है, वहां से भी जाकर उसके अमीन को निर्देशित करेंगे कि आप उसकी नकल कर कर प्रपत्र 5 में प्रतिलिपि तैयार करें। अंचल से भी आप राजस्व कर्मचारी के पास होता है, वहां से भी आप लेकर इसकी प्रति तैयार करवा सकते हैं। और इसलिए ये अमीन को निर्देशित करेंगे किस्तवार के पूर्व खानापुरी के पूर्व किस्तवार का कार्य होता है, किस्तवार से पूर्व अमीन का ये कार्य है, महत्वपूर्ण है ताकि वो तभी वो काम कर सकते हैं। फिर विगत सर्वेक्षण मानचित्र, कैडेस्ट्रल मानचित्र या रिविजनल मानचित्र या चकबंदी खतियान जो पूर्व का विशेष सर्वेक्षण से पूर्व का जो वहां अधिकार अभिलेख लागू है उस पूर्व का जो मानचित्र है उसे उपलब्ध करा देंगे अमीन को। फिर सत्यापित विवादग्रस्त भूमि की पंजी भी आपको मिलेगा बंदोबस्त कार्यालय से, उसे भी एक पंजी उनको दे देंगे। खेसरा पंजी और फील्ड बुक के लिए दे देंगे, खेसरा पंजी प्रपत्र 5 है, उसे भी उन अमीन को उपलब्ध कराना होगा किस्तवार से पूर्व। और फील्ड बुक के लिए आप 2 जिस्ते की सादा कॉपी भी दे देंगे तो भी फील्ड बुक का भी उस पर भी आप कार्य कर लेंगे, वो भी आपको लेकर देना है उनको। हवाई सर्वे एजेंसी का जो एजेंसी होंगे उनके द्वारा जो है आप एजेंसी को निर्देशित कर देंगे कि आप प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए कौन सा एजेंसी जो है आपके द्वारा प्राधिकृत किया जा रहा है, जो अमीन को आवश्यकता होगी टीएस मशीन और डीजीपीएस के साथ वो उपलब्ध रहे ग्राम सीमा निर्धारण के क्रम में। साथ ही एजेंसी को किस्तवार के पूर्व ईटीएस मशीन कितनी उपलब्धता है आपके शिविर में, कितना उपलब्ध कराया गया है, उसके बारे में पत्राचार कर कर आप पूरी डाटा रखेंगे। फिर आप सभी जनप्रतिनिधियों या रैयतों को सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से संबंधित प्रपत्र 1 जो उद्घोषणा आएगा उसके माध्यम से या आम सभा के माध्यम से या
पूरे डुगडुगड़ी पिटवा कर भी आप प्रचार प्रसार करा दें कि भैया मुख्य आपके गांव में इतने तारीख से किश्तवाड़ का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, तो इस प्रकार आप प्रचार प्रसार करा दें। और साथ ही अमीन को उनके ट्रेडिशनल माफी के लिए जैसे तख्ती, तिरपाई, जो ट्राइपॉड होता है वो, टेप, प्रकाल, गुनिया, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ईटीएस से नहीं नापी हो सकता है, वो आबादी वाला क्षेत्र हो, मकान हो, तो उसी स्थिति में मैनुअली उनको जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से भी नापी करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए अमीन को जितनी इंस्ट्रूमेंट है उसे भी आप बंदोबस्त कार्यालय से लेकर उन्हें उपलब्ध कराना है ताकि वो कार्य कर सकें। आप खतियान के बारे में एक आप है, जब खतियान आप जब देखेंगे कैडेस्ट्रल और रिविजनल में, तो अमीन को कॉपी करना है। इसी क्रम में एक आई है जो आपको जानकारी दे दें कि खतियान में आप देखेंगे खाता होता है, तो खाता भी 3 प्रकार का होता है। सर्वे में खाता जो है 3 प्रकार का होते हैं खाते। एक होता है कब्जाधारी खाता, संयुक्त खाता और मिश्रित खाता। इसी के साथ आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब खतियान वो लिखेगा तो कैडेस्ट्रल सर्वे में और रिविजनल सर्वे में, खासकर जहां रिविजनल सर्वे हुई है, आप बाएं तरफ में जो तो खातेदार का खतियान में जो नाम होगा विधारी कॉलम में, वो खाता जो है 3 प्रकार का रहता है, कब्जाधारी खाता, संयुक्त खाता और मिश्रित खाता। संयुक्त खाता किस प्रकार का होता है? संयुक्त खाता के अंतर्गत सभी भूखंड खाता रैयतों के संयुक्त जोत आबाद में रहा करते हैं। आप देखेंगे लिखा रहेगा, ऐसे खातों में एक भी भूखंड यानी खेसरा के मंतव्य स्तंभ में कब्जे की प्रविष्टि नहीं रहती है। दाहिने तरफ जो है जो अब प्रविष्टि रहेगी, प्लॉट के सामने लिखा रहता है, उसमें किसी कब्जा का नहीं रहेगा संयुक्त खाता में। इधर एक तरफ रहेगा, शैलेश कुमार बो, मोहन कुमार बो, रमेश कुमार रहेगा, मगर ये प्रत्येक खेसरावार दखल का प्रविष्टि नहीं रहती है। अभिलेख में हिस्सेदारों के अंश उल्लिखित होगा। आप देखेंगे खतियान में संयुक्त खाता में कि शैलेश कुमार 1 अंश, बो मोहन कुमार 2 अंश, बो सोहन कुमार 3 अंश। इस प्रकार आपका संयुक्त खाता में लिखा रहेगा है। और प्रत्येक खेसरावार अभिक्ति कॉलम में दखल की प्रविष्टि नहीं रहती है कि मोहन कुमार का किस प्लॉट में दखल है, सोहन कुमार का किस प्लॉट में है दखल, वो नहीं रहेगी। इस तरह का खाता आपको जो खतियान जो प्रपत्र 5 देंगे बनाने के लिए अमीन को, तो आपको भी देखने को मिलेगा। इसी पर आप खानापुरी का कार्य का करते हैं। तो उसी स्थिति में आपको ये जानना आवश्यक है कि कब्जाधारी खाता कैसा होता है, संयुक्त खाता कैसा होता है, मिश्रित खाता। तो संयुक्त खाता के बारे में आप समझ गए होंगे संयुक्त खाता क्या है। संयुक्त खाता के अंतर्गत फिर एक बार आपको बता देना चाह रहे हैं, सभी भूखंड खाता रैयतों के संयुक्त जोतावाद में होते हैं। एक प्लॉट अगर है, 3 भाई हैं, तो तीनों के जोतावाद में वो करेंगे, जो है साथ में जोतेंगे। और एक भी भूखंड में कि खेसरा में जो है ना, किसी भाइयों का दखल की प्रविष्टि नहीं होती है, परंतु बाएं तरफ जो जहां नाम होगा वहां केवल अंश लिखा रहेगा। इस प्रकार अगर मिला तो वो संयुक्त खाता है। फिर कब्जाधारी खाता, कब्जाधारी खातों के सभी भूखंडों पर पारस्परिक बंटवारा के आधार पर खाता रैयतों के कब्जा अलग अलग दर्ज रहता है। जो आपस में हम लोग बंटवारा किए हुए हैं और मालूम है कि मोहन कुमार का ये प्लॉट है, सोहन कुमार का ये प्लॉट है, रमेश का ये प्लॉट है, इस प्रकार अलग कब्जा अलग अलग दर्ज होता है। प्रत्येक खेसरावार सब आदमी का अभिक्ति कॉलम में, कैफियत कॉलम में, दाहिने तरफ खतियान के दाहिने तरफ में कैफियत कॉलम होता है। प्रत्येक खेसरावार उसका दखल लिखा रहेगा। ऐसे खातों में हिस्सेदारों का अंश दर्ज नहीं किया हुआ होता है। ऐसे खातों की प्रविष्टियों का अर्थ यह है कि भूखंडों के नामों के सामने दर्ज व्यक्ति का ही अधिकार इस पर है, अन्य हिस्सेदारों का नहीं। किसी भूखंड पर एक से अधिक व्यक्ति का कब्जा दर्ज होने पर मंतव्य के स्तंभ में उनके अंश भी दर्ज होगा। अगर बहुत सा खेसरा रहेगा, तीनों भाई का नाम लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा रहेगा कि एक व्यक्ति का नाम के बाद 2 अंश, किसी का फिर 2 अंश, फिर तीसरे का 1 अंश, इस तरह का ये रहेगा। ये कब्जाधारी हो गया, माने प्रत्येक प्लॉट पर कब्जा है। मिश्रित खाता,
मिश्रित खातों के कुछ भूखंड संयुक्त दखल में और कुछ अलग अलग हिस्सेदारों के दखल में रहते हैं। वो नाम बाएं तरफ रहेगा, मगर अभिव्यक्ति कॉलम में देखिएगा कि खेसरा अगर 5 खेसरा है, एक पर मोहन कुमार का कब्जा है, दूसरे प्लॉट पर सोहन कुमार का कब्जा है, और तीसरा जो प्लॉट है वो मोहन और सोहन दोनों का कब्जा लिखा रहेगा और उसमें अंश लिखा रहेगा। इनमें हिस्सेदारों का अंश और प्रत्येक भूखंड के मंतव्य स्तंभ में संयुक्त अलग अलग व्यक्ति के कब्जे की प्रविष्टियां रहती है। तो ये 3 प्रकार का खाता होता है। सर्वे में जो है आप लिखा हुआ मिलेगा खतियान, जो अमीन को बनाने के लिए तैयार करने के लिए देंगे। इसी आधार पर वो खानापुरी का कार्य करेंगे। और इसके पश्चात आपका वंशावली का भी वो प्रपत्र वितरण करेंगे और किश्तवार के पूर्व वो आम सभा कर सभी रैयतों से सुघोषणा जो प्राप्त होगा उसका वो अपने पंजी 2 जो अंचल कार्यालय से प्राप्त करेंगे, सॉफ्ट प्रति उससे मिलान करेंगे, या अंचल से कार्यालय से जो अन्य अभिलेख भी प्राप्त करेंगे उससे रैयतों की सुघोषणा का मिलान करेंगे। किश्तवार के पूर्व जो वंशावली प्रपत्र 3.1 में प्राप्त होगा उसका भी ग्राम सभा कर अमीन का दायित्व है कि उसे अनुमोदन कराना। आप मन में एक विचार आती होगी कि वर्तमान में 2005 के बाद लड़कियों का भी अधिकार हो गया है। जो वंशावली का प्रपत्र है अभी है, पढ़ाएंगे भाई। हाँ करेंगे। हाँ आइए ना। हाँ, आपका वंशावली का जो प्रपत्र है आप हाँ, वंशावली का प्रपत्र 3.1 जो है वो 2 प्रति में है। एक रैयत के द्वारा वो पूरे आवेदन पत्र दिया जाएगा शिविर प्रभारी के नाम से, साथ ही और एक वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल का भी दिया हुआ है। तो लड़कियों के बारे में जो आपकी चर्चा दिमाग में आ रही होगी कि भाई उन लड़कियों का भी समान अधिकार हो गया है, तो बिल्कुल ये सही है। जब उस रैयतों के द्वारा वंशावली प्रपत्र 3.1 में दिया जाएगा, उनके द्वारा घोषणा किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर घोषणा करते हैं कि हमारे जो लड़की है उनका अधिकार होना चाहिए, तो आप उसे जरूर अंकित करेंगे, वो ग्राम सभा में अनुमोदन होगा। अगर नहीं आता है तो इसमें आपकी पर कोई ओनस नहीं है, वो रैयतों के द्वारा ही स्वघोषणा देना है। आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि जो रैयत स्वघोषणा दे रहे हैं वंशावली का, उस हिसाब से आम सभा में आप अनुमोदन कराते हैं, तब आप पर कहीं भी जिम्मेवारी आप पर फिक्स नहीं होती है कि आपने छोड़ दिया, नहीं शामिल किया, या आप इसके लिए जिम्मेवार होंगे। क्योंकि ये वंशावली रैयतों के द्वारा देना है और उनके द्वारा ही घोषणा करना है कि हमारे परिवार में विगत अधिकार अभिलेख के आधार पर जो वंशावली बनेगी उसमें ये सदस्य हैं, उनका इस प्लॉट पर उनका दखल है। ये उनके द्वारा ही घोषणा के माध्यम से आप उसे ले जाकर ग्राम आम सभा में अनुमोदन कराते हैं। ग्राम आम सभा जो क्या है, उसमें आप माननीय मुखिया को भी सूचना देते हैं, सरपंच को भी देते हैं, संबंधित वार्ड को भी देते हैं, स्थानीय विधायक को भी दे दीजिए, स्थानीय माननीय विधायक जी को भी आप सूचना दे दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उस दिन भागीदार हों। और आम सभा जब करें तो उस दिन एक आप पंजी रखें, 1 जिस्ते 2 जिस्ते की पंजी खरीद लें, उसमें आप उस आम सभा करेंगे, उस आम सभा में सभी लोगों से भी हस्ताक्षर करा ले, ऊपर में लिखते हुए कि आज दिनांक इतने तारीख को वंशावली का अनुमोदन हेतु मौजा मोहनपुर थाना संख्या इतना में माननीय विधायक जी अगर हैं उस आम सभा में सबसे सीनियर है तो विधायक जी का नाम लिख दें, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में, या माननीय मुखिया जी, माननीय सरपंच, या एवं अन्य रैयतों की उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया गया। अमुक अमुक व्यक्ति जो जितनी आम प्रपत्र 3.1 प्राप्त होती है वंशावली प्राप्त होती है प्रपत्र 3.1 में, उन सभी याचिकाकर्ता का जो है नाम दर्ज कर दें, उसमें डाल दें, ताकि ये पता चले किन लोगों के द्वारा दिया गया, और उसके बाद सबको पढ़ के सुनाने के बाद अनुमोदन प्राप्त कर लें। नीचे लिख दें कि सभी आम सभा में
किसी प्रकार किसी व्यक्तियों पर, दिए गए व्यक्तियों पर, वंशावली पर आपत्ति नहीं व्यक्त की गई। यदि आपत्ति किसी वंश पर वृक्ष पर आता है तो उसे भी उल्लेखित कर दें, इन वंश वृक्ष पर इनके द्वारा दिया गया, इस पर आपत्ति दी गई, और इस प्रकार अनुमोदन आप करा लें। कहीं भी आप पर ओनस नहीं आएगा, आप पर कहीं भी आप पर जिम्मेवारी नहीं फिक्स होगा। ये तरीका हुआ है। हाँ, जब आपत्ति, जब फिर पुनः प्रपत्र 8 में आपत्ति आती है, कोई लड़की अगर दावेदार हैं, अगर वो चाहती है कि मेरा भी नाम दर्ज हो 2005 के बाद, तो उस समय भी वो अपनी आपत्ति दे सकती हैं। प्रपत्र 14 के समय आपत्ति देंगे। अगर मान लीजिए अंतिम प्रकाशन के बाद भी आपत्ति देकर अपनी उस खाते में अपना नाम, उन पुत्रियों को का भी नाम शामिल हो सकता है, उन सदस्यों का भी नाम हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहीं भी आप पर जिम्मेवारी नहीं होगी फिक्स। आप आम सभा करें, उसे पंजीबद्ध, पंजी रखें, पंजी में पूरी कुछ लिखते के बाद वो रखें। और जो घोषणा है उसे भी आप शिविर में ग्राम वार गार्ड फाइल ले लें, रक्षित संचिका होती है, उसमें पेस्ट कर कर आप संधारित करके रखें। वो बाद में वो स्कैन भी किया जाएगा और उसे भी रखा जाएगा। जो निदेशालय स्तर से सॉफ्टवेयर बना है, लैंड सर्वे मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, उसमें स्कैन या एंट्री करके सभी प्रपत्रों को रखना है, सभी डाटा को रखना है। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ये महत्वपूर्ण काम है। तब और घोषणा का भी अमीन को आप कह दें कि अब जो राजस्व अभिलेख है उसके अनुसार वो सत्यापन करें। प्रपत्र 3 का बना लें, किस्तवार के पूर्व 3 का संधारण कर लें। अगर विवाद, अगर इस बीच में आम सभा करते हैं, जानकारी मिल गई, अंचल से भी हम लाते हैं विवादग्रस्त पंजी, जो प्रपत्र 8 बताए थे, वहां भी जो है जब भूमि विवाद निराकरण अधिनियम आया तो सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया, राजस्व विभाग के द्वारा जितनी विवादित भूमि है उन्हें पंजी संधारण करें, उसकी डायरी करें। वहां भी प्रत्येक शनिवार को थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी के द्वारा भूमि विवाद से संबंधित के मामलों को बैठकर निपटारा किया जाता है। अगर निपटारा नहीं होता है, टाइटल से संबंधित होता है या सक्षम न्यायालय के से ही उसकी निपटारा हो सकता है, तो उसकी भी पंजी संधारित होती है। उन पंजिया के भी आप प्राप्त करेंगे, सूची लेंगे, उसे भी आप जो अभिलेख का मिलान करेंगे स्वघोषणा का, उसी स्थिति में आप प्रपत्र 4 में उसे संधारित करेंगे। जब वो गैर विवादित या विवादग्रस्त, गैर सत्यापित या विवादग्रस्त की सूची होगी, जब आपके स्तर के द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा प्रपत्र 14 में जब आपत्तियां की सुनवाई प्रारंभ की जाएगी, उस समय भी आप सो मोटो उन लोगों को आप सूचना देकर, ये पूर्व में इस तरह की जो आपत्तियां आती थी उसे ही तनाजा कहा जाता था। वो स्पेशल मैंने असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर का ही विशेषाधिकार था उस तनाजों पर सुनवाई करने का। आज भी आप उसको कर सकते हैं। जो भी करें, जो आपको बताए, जो हस्तक का जो अभिलेख का जो फॉर्मेट है, उस अभिलेख फॉर्मेट में जो है आप आदेश फलक पर लिखते हुए राजस्व न्यायालय से संबंधित कार्यवाही को प्रारंभ कर सकते हैं। जो अभी आपको देखा है, जिस आदेश फलक का जो फॉर्मेट है उसी पर ग्राम अभिलेख लिखकर आपको बताए, उसी तरह का फॉर्मेट आप बना प्रिंट मिलेगा बंदोबस्त कार्यालय में, उस पर सही आप राजस्व से संबंधित, अपने सर्वेक्षण कार्य से संबंधित आप कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये सारी कार्य किस्तवार से पूर्व का है। स्वघोषणा का सत्यापन करना, वंशावली का अनुमोदन कराना, खतियानी विवरणी तैयार करना, विगत अधिकार अभिलेख के आधार पर अमीन को सारी चीजें उपलब्ध कराना, इंस्ट्रूमेंट, तख्ती, तिरपाई, गुनिया, प्रकाल, मेजरमेंट टेप वगैरह। एजेंसी को भी आप सूचना दे देना कि आप, हम इस गांव में किस्तवार का प्रारंभ करने जा रहे हैं मुक्त तिथि से, आप कितने ईटीएस ऑपरेटर दे रहे हैं, ईटीएस कितनी ईटीएस मशीन आपके पास उपलब्ध है, इस तरह की इसकी भी एक पत्र निर्गत कर देना, ताकि किस्तवार जब प्रारंभ करें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सब सारी तैयारियां किस्तवार के पूर्व करनी होती है। शुरू करा सकते हैं क्या प्रश्न? हाँ हाँ, चलिए आप लोग अब कहीं कुछ संशय है तो उस पर कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न कीजिए। सब लोग अपना अपना माइक को जो म्यूट रखिएगा, हाथ उठाइएगा ताकि आपके प्रश्न का जवाब हम दे सकें। राजकुमार जी। जी सर।
हाँ बोलिए, सर क्या प्रश्न है? हाँ सर बोलिए। आपने बोला कि आदेश फलक जो है ग्राम में राजस्व ग्राम स्तर पर खुलेगी। हाँ, तो एक शिविर में टोटल कितने ग्राम अथी होंगे, ग्राम राजस्व ग्राम होंगे? अगर 20 है, 25 है, छोटा अगर होगा 200 प्लॉट का होगा तो हाँ। हो सकता है कि 20 से ज्यादा हो। अच्छा। हाँ, वो मौजे के आकार पर डिपेंड करता है आपका। अच्छा सर, ये हाँ, जो बोल रहे हैं कि सारे जो है पत्र को जो है अवेलेबल करवाना सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से, तो ये कहाँ से लाएंगे? क्या इनका कोई कॉलेज बंदोबस्त कार्यालय से मिलेगा, वो सारी प्रपत्र बंदोबस्त? मिलेंगी, पंजियां भी मिलेंगी, सब जी। बंदोबस्त कार्यालय से मिलेंगे। हमारे यहाँ अभी सचिवालय प्रेस है, गवर्नमेंट प्रेस है गुलजारबाग में, वहां जी। प्रिंट हो रही है, पंजियां बाइंडिंग हो रही है, प्रपत्र जी। भी हो रही है। वो आप जब जैसे ही शिविर का कार्य प्रारंभ होगा, शिविर का गठन किया जाएगा और कार्य प्रारंभ किया जाएगा, उसी वक्त आपको सारी प्रपत्र पंजियां सब उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए सर जो नेक्स्ट। बंदोबस्त सर बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा जो है जो प्रपत्र के माध्यम से जो पंजी दिया जाएगा, जैसे प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, तो क्या उसे पंजी में संधारित की जाएगी क्या आपको तो इशू प्रपत्र एक, करने के बाद? प्रपत्र एक तो उद्घोषणा है, उसे नहीं, तो आप प्रपत्र दो, दो दो तीन दो जो है। दो 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 रैयतों को वितरण करेंगे, रैयत से जब आप प्राप्त होगा तो उसे भी हाँ। आप पंजी में पंजीकृत करेंगे। इशू करने के क्रम में। हाँ चलिए भावेश जी, भावेश जी। सर मैं ये जानना चाह रहा, हाँ सर भावेश बोल रहा हूँ हाँ सर। मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे अभी आपने शेयर किया हम लोगों को कि लड़कियों का भी अधिकार इक्वल हो गया जमीन पर, ठीक है सर। तो ये अगर मान लीजिए रैयत ने डिसाइड किया कि नहीं देना है, लेकिन लड़की आकर के अगर दावा पेश करती है, तो क्या इस उसमें मान्य है? हाँ वो मान्य होगी। इस संदर्भ में जो है आपका जो लंच के बाद जो हमारा सेशन होगा, क्योंकि अभी हम आपका यादाश्त पंजी का संधारण कैसे होगा उसमें हम्म। सारा बताएंगे आपको, जो है विस्तृत रूप से सारी जानकारी देंगे। उसके बाद तब जो है तो क्या उसके लिटिगेशन में अभी सर, जैसे कि अगर अभी इस प्रश्न पर रही ना, सेकंड सेशन में हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तब फिर आपका प्रश्न पर आपका उत्तर देंगे, क्लियर कर दें। विशाल जी, विशाल विशाल। यस सर। हाँ सर बोलिए। प्रपत्र 17 का क्या यूज है? अभी 17 पर कहाँ पहुंचे हैं बाबू? अभी तो 1 से 5 तक का हम बात कर रहे हैं, 17 पर जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे। नहीं, जैसे हाँ? ये ग्राम अभिलेख तैयार, ग्राम अभिलेख तो एक बताया कि इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि तो उसी में किस्तवार के पूर्व किस्तवार का कार्य प्रारंभ करेंगे, जी। उद्घोषणा होती है और आप किस्तवार का पूर्व का कार्य प्रारंभ करते हैं, इसलिए ग्राम अभिलेख का लिखना अनिवार्य है। इसलिए अब आज अभी हम, हमारा ये टॉपिक नहीं था, तो 20 को हम चर्चा कर दिए ताकि आप वाकिफ हो जाएंगे ग्राम अभिलेख कैसे संधारित किया जाता है। सर ग्राम खतियान, अभिलेख है। सर खतियान। बोलिए। एक, हाँ, गरिमा किशोर जी यस सर। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए फिर आपसे जुड़ते हैं। हेलो हाँ बोलिए गरिमा, गरिमा जी। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आबादी का सीमांकन चादर संख्या के संदर्भ के साथ, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आपको जो कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप मिलेगा, ये रिविजनल का मिलेगा, उसमें घना जो बस्ती होती है वो आबादी वाला हो गया, बहुत छोटा छोटा प्लॉट होगा। हाँ, और यस एसएस मैप में भी उसी प्रकार से मिलेगा, अलग स्केल पर मिलेगा। दोनों का सीमांकन, सिर्फ गांव का सीमांकन पहले हम करते हैं, ट्रांजेक्शन फिक्स करते हैं, अब बाउंड्री का निदान करते हैं। अंदर में जब किस्तवार के बाद में भी अमीन को 100% करना है और खानापुरी भी करना है, तो अमीन समय को बचाने के लिए किस्तवार और खानापुरी साथ भी कर सकते हैं। तो उसी स्थिति में जो खेती वाली है उसका अलग है, आज छोटा छोटा जो घनी बस्ती है, गांव है, उसी स्थिति में उसका अलग स्केल होता है, उस पर होगा सर्वेक्षण सर, तो होगा। चादर संख्या मतलब स्केल चादर ही नहीं, हो गया? चादर संख्या नहीं है। एक गांव अगर मान लीजिए 5000 प्लॉट का है, तो 1000 प्लॉट जो है एक चादर में आया, तो 4000 प्लॉट तो भिन्न भिन्न सीट पर ना आएगा, एक सीट पर तो समाहित नहीं हो सकता है 5000 प्लॉट। तो उसी स्थिति यस में वो मानचित्र का निर्माण जो किया जाता है, उस एक सीट जो होता है वो A0 साइज का होता है, उस पर मान लीजिए कि 1000 प्लॉट आ गया, तो 1001 से लेकर 2000 तक दूसरे A0 साइज के पर आएगा, फिर ओके। उससे ऊपर वाला जो इस प्रकार जो, समझ गई? चलिए नेक्स्ट।
प्रिंस कुमार जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, अगर मान लिया किसी का दादा मर गया है, सर दूसरा क्वेश्चन है उनकी खेती तीन उनकी मुझे पूछने दीजिए प्लीज। पहले हाँ चलिए बोलिए। उनकी दादा का देहांत हो गया है, उनकी 3 बुआ है और 3 चाचा और पापा मिला के हैं। बुआ लोग का शादी हो गया, अलग अलग जगह पर है, कोई दिल्ली में है, कोई अभी आप सबका देना जरूरी है क्या? सुनिए ना, यादाश्त पंजी का संधान के क्रम में इस पर हम चर्चा करेंगे आपको सेकंड सेशन में, तब उसके बाद प्रश्न कीजिएगा। ये सारी बातें की जब मैं चर्चा करूंगा सारी बातें क्लियर हो जाएगी उसमें। चलिए ठीक है सर, मेरा और एक नेक्स्ट अमित जी, अब दूसरे को बोलिए, नए लोग बोलिए अमित जी। ये आम सभा जो करते हैं श्रवणसावली सत्यापन के लिए सर, तो उसमें किसी भी एक जनप्रतिनिधि का रहना अनिवार्य है क्या सर? अनिवार्य, किसी भी एक जनप्रतिनिधि अनिवार्य नहीं है, मगर सबको इकट्ठे कर लीजिएगा, आप प्रयास कीजिए कि उनको बुला लें, तो आप सुरक्षित रहिएगा। जनप्रतिनिधि की ओर से कोई शिकायत नहीं होगी। आपके माननीय मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, अगर यदि उपलब्ध हो तो स्थानीय विधायक जी को भी आप सूचना दे दें, तो ये अच्छा होगा। बड़े बड़े अधिक से अधिक रैयत उपस्थित होंगे, तो हमारा यही कहता है कि आम सभा का मतलब क्या है, अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों, क्योंकि इस पूरी पारदर्शिता के साथ आप उसकी सत्यापन अनुमोदन करा रहे हैं, तो पर आप पर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं होगा। मिनिमम कोई नंबर होता है, मिनिमम नंबर कुछ होता है? अरे तो कुछ नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर आप जब करेंगे तो वार्ड मेंबर जो उस गांव के होंगे 2, 3, 4 भी उपस्थित हो गए तो भी जनप्रतिनिधि हैं। पूर्व मुखिया भी हो सकते हैं, पूर्व सरपंच भी हो सकते हैं, उन्हें भी उतनी ही मान्यता दी गई है। चलिए सरफराज जी। हाँ सर, ये सर चकबंदी क्या है सर? ये चकबंदी चकबंदी जो है बिहार जोतो का खंडीकरण एवं समेकन अधिनियम 1956, आपका चकबंदी के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि अगर 4 प्लॉट है तो उसे 1 प्लॉट बना दिया जाता है, समेकन कर दिया जाता है। जो आबादी की होती है वो यथावत रह जाता है। आबादी के क्षेत्र के 100 मीटर परिधि में जो जिसमें आबादी बस्ती आगे बसने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे बोलचाल की भाषा में फिरनी जमीन भी बोला जाता है। तो चकबंदी यही है। हाँ, आयताकार उसमें निर्माण होता है। जब चकबंदी का भी क्लास जब होगी तो उसमें भी आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। मोटे तौर पर इतना ही जान लीजिए कि 4 पॉलीगोन 4 खेसरा को एक जगह कर दिया जाता है, और उसमें ये साथ साथ ये रहता है कि उस गांव में जहाँ कृषि योग्य भूमि है उसमें रास्ता है, शमशान की भूमि हो, सामुदायिक उपयोग के लिए, ये सब भी उसमें रैयतों से दान के रूप में जो जमीन भूमि ली जाती है उसमें वो सबका प्रस्ताव रखकर उसे अनुमोदन कराया जाता है। और चकबंदी में ग्राम सलाहकार समिति का भी गठन किया जाता है। ग्राम सलाहकार के सुझाव पर ही चकबंदी का कार्य किया जाता है। चलिए आगे। हाँ, क्या नाम है? हाँ, रितु शुक्ला जी। रितु शुक्ला जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, चलिए नहीं जुट पा रहे, नहीं चाहिए। मनीष, मनीष, हाँ मनीष जी, क्या प्रश्न है आपका? सर संयुक्त खाता से एक बार थोड़ा बताइएगा सर, क्या होता है? वो तो बताए थे ना अभी आपको, फिर एक बार। हाँ, पर क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, संयुक्त खाता के अंतर्गत सभी भूखंड खाता रैयतों के संयुक्त जोत आबाद में रहता है। यदि मान लीजिए 3-4 भाई है तो सबके प्रत्येक प्लॉट में सब लोग मिलकर जोतता है, वो खेती करता है। अब मंतव्य स्तंभ में कब्जे की कोई प्रविष्टि नहीं होती है। जितना प्लॉट रहेगा उसमें इसका दखल में है वो नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ बाएं तरफ में वो आपका अंश दर्ज रहेगा। अगर 4 भाई है तो चारों का जो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश संयुक्त खाता में लिखा रहता है। संयुक्त खाता यही है। ये आपको रिविजनल सर्वे में इस तरह का मिलेगा, आपको कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलेगा। स्पेशल सर्वे में आपको लोगों को प्रोत्साहित करना है कि सब लोग आपसी बंटवारा कर लीजिए, कर अपने अपने नाम से कब्जाधारी खाता आप बनवा लीजिए, ताकि आपको एलपीसी वगैरह बनवाने में, लोन लेने में सुविधा होगी। कृषि लोन किसी प्रकार का लाभ आप ले सकते हैं आसानी से संयुक्त खाते में। थोड़ी सर, कब्जाधारी
खाता में भी तो वो उसका अंश लिखा रहता है ना कि कितना अंश लिखा रहता तो ये स्पष्ट रहता है कि किसका कौन सा प्लॉट में किसका कब्जा है, समझिए। कब्जाधारी खाता में भी सेम रहता है ना सर? हाँ, वही सेम रहता है, अंश रहता है। चलिए उसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा कुमारी, दीक्षा कुमारी जी, नहीं इसी को चले जाते हैं, हम कर लेंगे। हाँ दीक्षा कुमारी जी बोलिए। सर तीन भाई है, अगर दो चाहते हैं जमाबंदी को अलग करना, एक नहीं चाहता है, तो कैसे दो अलग होगा? तो नहीं होगी, आपके यहाँ जब भी होगी सहमति के आधार पर होगी। उसका कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है? कोई प्रोसेस नहीं है। उसी स्थिति में आप संयुक्त खाता बना देंगे। जिसका जो जिस प्लॉट पर होगा वो संयुक्त खाता बनेगा। प्रयास उसको प्रोत्साहित करना है कि आप लोग सब लोग सहमति बनाकर आपसी बंटवारा करके पंचनामा बना लें, ताकि आपका खाता कब्जाधारी खाता के रूप में बन जाए। चलिए सर, जो सिकमी होता है, हाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलिए अभिषेक। हाँ सर, प्रपत्र 20 जो होगा 4 कॉपी में बनेगा, तो चारों शिविर में रहेगा या फिर उसको अलग अलग? नहीं, चारों शिविर जब बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा जब उनके द्वारा हस्ताक्षर हो जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा, जी सर, है नियमावली के 15 ही है, 15 के अंतर्गत नोटिफाइड कर दिया जाएगा, तब वो चारों प्रति एक अंचल में चला जाएगा। एक रैयत को आप दीजिएगा प्रति, एक जिला समाहर्ता को देंगे, चौथा जो है निर्देशक भू अभिलेख को देंगे, यहाँ चला जाएगा। चलिए सर, इसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा अपने, सारी चीजें आपका एक सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको दिया जाएगा, वो सारे आप लोगों को लैपटॉप में रहेगा। उसमें आप उसी सॉफ्टवेयर में डाटा को स्कैन कर या एंट्री करके रखना है। अब वो बाद में वो डिजिटल फॉर्म में ये खतियान तैयार हो जाएगी, तो अंचल कार्यालय में उसी डिजिटल रूप में जाएगा। उसी आधार पर आपका कंटिन्यूअस खतियान बनते रहेगा। जो भी दाखिल खारिज होगी वो होते रहेगी, अपडेशन होते रहेगा। खतियान फिर दोबारा सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। हाँ गौरव कुमार जी, गौरव कुमार नहीं है जो है। संटू कुमार जी सर, बोलिए क्या है प्रश्न आपका? सर, जैसे खानापुरी दल का जो गठन होगा, तो उसमें नजदीकी अंचल का भी कोई कर्मचारी का रोल रहेगा या नहीं? खानापुरी दल जो गठन होगी वो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। उस जिले में जितने अमीन पदस्थापित होंगे उस हिसाब से वो सभी को अंचल में प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। जिस अंचल में जितने अमीन होंगे, कानूगो होंगे, एएसओ होंगे, उन्हीं से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय द्वारा खानापुरी दल का गठन करेंगे अंचलवार। अच्छा जी सर, मतलब इसका रिपोर्ट अंचलवार नहीं करना है कि हम गठन कर रहे हैं तो? नहीं, अंचल अधिकारी को कोई इससे उनके कोई नहीं जुड़े हुए नहीं है वो। जी जी, थैंक यू सर। चलिए गैलेक्सी, आप अपना नाम से क्यों नहीं कर रहे हैं? गैलेक्सी का चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ संजनी कुमार सर। नहीं तो आप अपना नाम चेंज कीजिए, नहीं तो आप सेट कर दिए जाएंगे। आप गैलेक्सी से क्यों आपका है? कई बार आपको कहा गया है कि अपना नाम आप बदलिए। नहीं सर, कभी बोला नहीं गया था सर। नहीं बोला गया है, नहीं तो आपको अब्सेंट करेंगे हम लोग जो है। अच्छा कर लेते हैं सर। हाँ चलिए आप ही हैं इसमें सर। इसमें वो पूछना चाह रहे थे, ग्राम अभिलेख का जो फॉर्मेट है सर, या लेटर के थ्रू आपने बोला कि अपना टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, तो क्या ये लेटर के थ्रू भी दिया जा सकता है या इसी फॉर्मेट में क्यों करना है? ग्राम अभिलेख जब भी बनती है, आप एक पदाधिकारी हैं, आपके द्वारा आदेश दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई राजस्व का होता है तो रेकर्ड मैनुअल 1960 है, उसमें सारी फॉर्मेट का दिया हुआ है कि आदेश फलक का फॉर्मेट कैसा होगा, प्रपत्र कौन सा कैसा होगा। तो उसी आदेश फलक का जो फॉर्मेट रेकर्ड मैनुअल में प्रेस्क्राइब्ड है, वही आदेश फलक पर ही आप राजस्व न्यायालय से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। उसी पर आप अपना सर्वेक्षण के प्रत्येक प्रक्रम बार में आप आदेश देते हैं या कार्रवाई करते हैं, और उससे अपने संबंध दाहिने तरफ में अनुपालन के लिए है। चलिए सिंधुजा कुमारी जी बोलिए। सर, मेरा प्रश्न है कि अभी जो आपने लगान दर तालिका का बताया था उस फॉर्मेट में,
तो वो सर लगान दर तालिका जो मतलब तैयार की जाती है अमीन के द्वारा, तो वो कितना टाइम मतलब उनको देना होता है कि कितने दिन में वो लगान दर तालिका तैयार कर? यदि वो तो सारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। आप जब खेसरा पंजी आप तैयार करेंगे तो प्रत्येक खेसरा का आप किस्म में भी लिखते जाएंगे कि कृषि भूमि है, भीट भूमि कौन सा है, कौन किस विभाग से संबंधित है, चौड़ दियारा की भूमि है। तो सॉफ्टवेयर में तो ऐसा डाला रहेगा, तो अगर छोटा है गांव है, कम खेसरा का है, तो 2-4 घंटे में हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का काम करना है। हाँ। तो उसी स्थिति में ये प्रकाशन इसलिए करते हैं कि जब हम खेसरा पंजी बनाते हैं और तो किसी का भूमि कृषि भूमि है और उसको भीट कर दिए हैं, या भूल बस जो है जब 18-19 बनता है तो कृषि को भीट का कृषि हो गया, या इस तरह का चेंज हो जाता है, तो उसी प्रकाशन करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का सारा काम है, वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। नेक्स्ट राजकमल जी। जी सर। आप तो पहले भी प्रश्न कर चुके हैं कई बार। सर हटा दिया जाए, सर हटा दिया जाए। इनकी हटाइए, बार प्रश्न इनका आ रहा है। सुशील कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे एक जो हम कैंप बनाएंगे उसमें 20-25 गांव आएंगे सर। ये तो 20-25 गांवों का आम सभा एक साथ किया जाएगा या अलग अलग किया जाएगा? अलग अलग किया जाएगा। वो अमीन आयोजित करेंगे, सिर्फ आपको भाग लेना है। आपके शिविर में 2 कानून पदस्थापित होंगे और एक आप 3 हो जाएंगे। अगर एक साथ एक दिन में 3 होगा तो आपके पास अपने संसाधन से तीनों में उपस्थित हो जाना है आपके द्वारा। आप जो है अगल बगल ऐसा आयोजित करेंगे, अगल बगल एक दिन में रहेगा, क्रमवार जो 3-3 भी करेंगे तो 6 दिनों में जो है लगभग समाप्त हो जाएगा आपका आम सभा का कार्यक्रम। ठीक है जी चलिए। लेकिन सर आलोक कुमार सर एक बार मिश्रित खाता फिर से समझा दिया सर। मिश्रित खातों के कुछ भूखंड संयुक्त दखल में कुछ अलग अलग हिस्सेदारों के दखल में होता है। समझ लीजिए मिश्रित खाता में ही है, उसमें अगर एक खाता में 5 प्लॉट है, 2 प्लॉट जो है होता है वो संयुक्त दखल में है। एक प्लॉट में मान लीजिए हम आप दोनों भाई हैं तो दोनों का नाम हो जाएगा लिखा हुआ, दूसरे प्लॉट में भी हम दोनों भाई का लिखा हुआ है, और तीसरा प्लॉट जो है वो एक में आपका नाम है और चौथा प्लॉट में दूसरा मेरा नाम है। तीसरा का मिश्रित खाता हो गया। कुछ संयुक्त में कुछ अलग अलग हिस्से में अंश में प्रविष्टि रहती है। ठीक है, कब्जे में प्रविष्टि होती है, मिश्रित खाता हुआ। ये जान लीजिए, ये मिलेगा कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलेगा और रीजनल सर्वे में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलिए। हाँ दीपू जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ आफ्टरनून बोलिए। वंशावली में जो एसओ द्वारा अमीन को दिया जाएगा वंशावली, वो अंचल से वेरीफाइड हो क्या सेल्फ डिक्लेयर्ड? नहीं, अंचल से वंशावली को वेरीफाई नहीं कराना है। सिर्फ आप अंचल का कोई रोल नहीं है। आपके द्वारा रजतों से जो वंशावली प्रपत्र 3-1 में प्राप्त किया जाएगा, उसको आप अपने शिविर में ग्राम बार गार्ड फाइल में रखते जाइएगा, चपकाते जाइएगा। आप जब उस गांव में जब आम सभा का आयोजन होगा तो अमीन सारी सूची को लेके सूची बना लेंगे। उसको आम सभा का आयोजन करने के दिन आप एक रजिस्टर भी रखेंगे, एक पंजी, उपस्थिति पंजी के रूप में, उसमें लिख देंगे। ऊपर में अंदर में लिखा रहेगा, आपके द्वारा सत्यापित किया रहेगा। अमीन अपना लिख देगा कि आज दिनांक इतने तारीख को मौजा ये थाना संख्या इतना में श्री फलाना की उपस्थिति में ग्राम सभा का वंशावली अनुमोदन हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न उपस्थित हुए। इस तरह से लिखकर सभी लोगों का हस्ताक्षर। आप सभी माननीय मुखिया जी को भी आप इनविटेशन देंगे, बुलाएंगे, सरपंच को, वार्ड मेंबर को, यदि स्थानीय विधायक जी को भी आप सूचना दे दीजिए। इन सभी को आप सूचना देते हैं और आम सभा का आयोजन करते हैं। उस उपस्थिति में आप पंजी में सभी लोगों का हस्ताक्षर बनवा लीजिए। सभी रैयत अधिक से अधिक उपस्थित हो, सभी का हस्ताक्षर हो जाए आम सभा में, और उसको आपकी जमीन है वो सारी सूची को पढ़कर बता दें, सबको अवगत करा दें। अगर आपत्ति आती है तो उसे भी लिख दें, और नहीं अगर आपत्ति है तो आप लिख दें कि आज आम सभा किया गया, जिसमें सभी सूची भी उसमें अंकित कर दें, किनके द्वारा ये आवेदन पत्र दिया गया वंशावली का, उनका नाम देते हुए उसे अनुमोदन करा लें और संधारित कर लें।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, थैंक यू। आरती कुमारी नीचे मुकेश आरती कुमारी जी। सर हाँ बोलिए। सर कुर्सीनामा क्या होता है? कुर्सीनामा वंश वृक्ष वंशावली वही हुआ, फैमिली ट्री। और चलिए सर गसबन कब्जा? गसबन कब्जा तो जबरदस्ती से जो कब्जा कर लिया वो गसबन कब्जा है भाई। ऐसा आप पाइएगा ना कि आपकी जमीन है, आपकी रसीद कट रही है, सब है, आप शहर में रह रही हैं, कोई भी आदमी जो है जबरदस्ती आपका जोत रहा है, उसको पूर्व में ऐसा मिलता था कि वो अपना जोर जबरदस्ती से दखल किए हुए है, तो उसको गसबन कब्जा कैडस्ट्रल सर्वे में दिखा हुआ मिलेगा, इसलिए बता दिया गया कि गसबन कब्जा क्या है। चलिए मुकेश जी। हाँ मुकेश जी आपके पास पहुंच रहे हैं, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम बोलिए। सर बोल रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि सीओ और जो थाना प्रभारी हैं इनको भी लेकर के जाना है एक एक सभा में, जिसमें कि विवाद को सुलझाना है, तो क्या उसमें वो भी विवाद सुलझाया जा सकता है? आप उसको उसका जो हम बताया है उसका गलत आप समझ गए। वो अंचल स्तर पर और अंचल अधिकारी को राजस्व विभाग के द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक शनिवार को थाना में बैठकर भूमि विवाद से संबंधित जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जो थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी प्रत्येक शनिवार को थाना में बैठकर भूमि विवाद से संबंधित समस्याएं आती है उसकी निपटारा करते हैं और पंजी का संधारण होता है। जब अंचल से आप अभिलेख प्राप्त करते हैं, छाया प्रति प्राप्त करते हैं या पंजी 2 सॉफ्ट कॉपी लेते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए बता दिए कि वहां भी भूमि विवाद से संबंधित मिलेगी। पूर्व में भी वहां प्रपत्र एक रजिस्टर होता था 9, जैसे आपको दर रैयत अंडर रैयत के बारे में आपको बताए थे कि आवेदन पत्र दिया जाता था, तो प्रपत्र जो वहां रजिस्टर 9 होती थी, 8 होती थी, उसी में संधारित किया जाता था जो दर रैयत के द्वारा आवेदन पत्र दिया जाता था। तो मिसलेनियस रजिस्टर होता था, उसकी भी छाया प्रति आप ले लेंगे तो स्वघोषणा का सत्यापन करने में आसानी हो जाएगा आपको। इसके लिए सुविधा के लिए बताया आपको। और जब हाँ थाना से और अंचल अधिकारी जो विवादों का निपटारा करते हैं, उसी स्थिति में आप भी प्रपत्र 4 में गैर सत्यापित या विवादग्रस्त भूमियों की पंजी का संधारण करते हैं, उस तरह को अब मिलान करने में सुविधा होगी। और इसे ही पूर्व में इस तरह की जो पंजियां होती थी इसे तनाजा कहते थे। पूर्व के कैडेस्ट्रल सर्वे में या रिविजनल सर्वे के समय में शब्द का प्रयोग होता था। तनाजा मीन्स आपत्ति, तो आपको उस पर आपत्ति है तो आप एज ए एसओ, उस समय भी एसओ को ये प्राधिकृत थे कि तनाजा की सुनवाई बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे, उसके नीचे के पदाधिकारी नहीं करेंगे, कानून द्वारा नहीं किया जाएगा। जब आपत्ति प्रपत्र 14 में आप सुनवाई करते हैं, उसी स्थिति में गैर विवादित या गैर सत्यापित जो पंजी का संधारण होगा उसे भी सोमोटो आप सूचना देकर आप सुनवाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसमें सर अगर विवाद कुछ न्यायालय में भी है उसी से संबंधित, तो भी वहां सुनवाई किया जा सकता है थाना प्रभारी के पास में? नहीं, थाना प्रभारी में क्यों जा रहे हैं भाई? हम तो बार बार कह रहे हैं कि उस शनिवार को वहां थाना स्तर पर एक कैंप कर इस तरह के अंचल अधिकारी वादों का निपटारा करते हैं। आप जैसे ही सर्वे के क्रम में सर्वेक्षण कार्यालय का जो संचालन करते हैं, उसी स्थिति में उसकी सूचना देते हैं थाना को। आप दे सकते हैं कि भाई हम सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, विधि व्यवस्था बनाए रहने के लिए आपको सूचित कर रहे हैं, और आम सभा जब भी आप करते हैं उसकी भी सूचना थाना को दे दें ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। थैंक यू सर। ओके, रुक्मणी कुमारी जी। सर ये हम पूछना चाह रहे थे कि ग्राम अभिलेख में सर 9, 10 और 11 एक बार थोड़ा सा बता दिए सर कि हम ये आदेश किसको देंगे ग्राम अभिलेख में सर? 9, 10, 11 देखिए ये जो एक लिखने का तरीका बताया आपको। हाँ, 9 कहता है कि खाना पूरी पर्चा में एलपीएम वितरण पश्चात कुल इतना आपत्ति प्राप्त हुआ, प्राप्त आपत्ति का निष्पादन किया गया, खेसरा पंजी में कानून द्वारा आदेशानुसार तरमीम किया गया। ये कार्यवाही जो किया गया उसकी आप संधारित कर रही हैं, न कि यहाँ पर किसी को आदेश दिया जा रहा है। और उसके पश्चात जो है आप विश्रांति में भेजने के लिए भी आपको भेज रही है। तो ये एक प्रारूप है, अपने अपने ढंग से अपने अपने शब्दों में इसको शैलीबद्ध कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कोई बंधेज की इसी ऐसा ही आप लिखें, इन्हीं शब्दों में आप लिखें, ऐसा नहीं है। चलिए आप ये पल्लवी जी हैं, पल्लवी जी का क्या है प्रश्न? पूछा है प्रश्न पल्लवी? हाँ
पल्लवी 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 क्या लाइन पर नहीं है क्या? उपस्थित नहीं है पल्लवी? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर मैं म्यूट थी कब से। हाँ चलिए चलिए बोलिए क्या आपका? हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ सर कब्जधारी खाता का निर्माण कैसे होता है और इसमें इंटरफेरेंस किसका होता है? देखिए कब्जाधारी खाता और ये जो सर्वे का में 3 तरह का खाता हुआ है, ये स्पेशल सर्वे में ऐसा नहीं है। ये पूर्व के खतियान में कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में इस तरह का खाता मिलेगा, इसलिए आपको हम बता दिए हैं। और इसका एक हम टाइप प्रति जो है आपको शेयर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आप भूल जाइएगा कि ये है, उसको हम शेयर कर लेते हैं, आप तक पहुंच जाएगा। ऐसे कब्जा का इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं है। आपका कब्जाधारी खातों के सभी भूखंडों पर पारस्परिक बंटवारा के आधार पर खाता रहितों का कब्जा अलग अलग होता है। आपस में हम बंटवारा किए रहते हैं ना, 3 4 5 भाई होते हैं, बंटवारा किए रहते हैं। हर प्लॉट पर जो है अपना कब्जा अलग अलग होता है, ये लिखा रहता है। और इसमें अंश दर्ज नहीं होता। बाएं तरफ में जो नाम लिखा रहेगा चारों भाइयों का, उसमें अंश दर्ज नहीं रहेगा, क्योंकि जब हर प्लॉट पर हमारा कब्जा ही लिखा हुआ है कि शैलेश का है, मोहन का है, पल्लवी का है, रुक्मिणी का है, इस तरह से कब्जा लिखा हुआ है खेसरा बार अभिक्ति कॉलम में, तब बाएं तरफ में जहां नाम होगा चारों आदमी का अभिधारी में, वहां अंश नहीं दर्ज होता है। समझ लीजिए ये हो गया, ऐसे है, ठीक है। और किसी भूखंड पर एक से अधिक व्यक्ति का कब्जा दर्ज होने पर उसके हिस्से का अंश भी दर्ज रहता है, ठीक है। वहां जब अगर मान लीजिए कि अगर किसी प्लॉट में अगर 2 भाई का है तो प्रत्येक भाई का अंश दर्ज रहेगा, 1 हिस्सा 2 हिस्सा दर्ज रहता है। चलिए मोहम्मद तबरेज आज दिख नहीं रहे हैं भाई। तबरेज, हाँ यस सर। हाँ बोलिए सर। ये पूछना था कि मिता क्षरा विधि क्या होता है सर, जो उत्तराधिकार बंटवारा के लिए आता है? अभी इस पर नेक्स्ट जो सेकंड सेशन है, यादाश्त पंजी का संधारण कैसे करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आपको जो है कि ये हिंदू लॉ के अंतर्गत है। 2 तरह की हिंदू लॉ में है मिताक्षरा और दया भाग। दया भाग जो पश्चिम बंगाल के जो में था, बंगाल जो पहले था या उसके सटे हुए जो जिला थे वहां दया भाग होता था, और बाकी शेष हमारे बिहार में मिताक्षरा। बनारस से भी रिलेटेड कुछ नहीं, वो पंचांग से संबंधित आप बात कर रहे हैं। हाँ, काशी का पंचांग और मिथिलांचल का पंचांग वो अलग है। मिताक्षरा और दया भाग 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में दोनों का ये चर्चा है। उस पर थोड़ी बहुत आप जानकारी आपको दे देंगे सेकंड सेशन में। उसी आधार पर आप जब उत्तराधिकारी के आधार पर आप जब खाता खोलते हैं तो ये जानकारी आपकी आवश्यक है, उस समय चर्चा करेंगे। एक है आप इतना जान लें कि दया भाग जो है बंगाल में है, और बंगाल के सटे हुए जो पुरुलिया वगैरह जिला था वहां प्रचलन में है। अब वर्तमान में सब मिताक्षरा के ही अनुसार ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट शमशेर अली हैं जी सर। हाँ बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन है, आम सभा में सर अगर गैर मजरूआ अभियुक्त दखलकार भी वंशावली दिया जाएगा क्या होता? आप वहां पर आप वहां वंशावली का अनुमोदन कर रहे हैं, भूमि का अनुमोदन नहीं करा रहे हैं। आप इतना समझ लीजिए, क्लियर हो लीजिए। तो प्रपत्र 3(1) में गत जो अधिकार है विलेख के, उसके आधार पर उनके वंशज के द्वारा वंशावली वो देते हैं, और उस वंशावली का अनुमोदन आप करते हैं शिविर में, भूमि से संबंधित नहीं। चलिए और कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ फिर कार्यकाल में अंचलाधिकारी दाखिल खारिज कर सकते हैं? सरफराज जिस शिविर चल रहा हो सर्वे का, उस कार्यकाल में दाखिल खारिज का भी काम शुरू रहेगा ना सर? एकदम अंचल अधिकारी वो करते रहेंगे। आपको जब सही आप इस्तवार के पूर्व ही आप सर्वेक्षण का जब सही कार्य प्रारंभ करते हैं शिविर में, तो हम उस प्रपत्र 1 की एक प्रति अंचल कार्यालय को भी उपलब्ध करा देंगे। जो प्रपत्र 1 में जो घोषणा किया जाएगा, आप उनको निर्देशित कर देंगे कि आप शिविर लगाकर जितनी पारस्परिक बंटवारा है उन सभी का दाखिल खारिज करें, विक्रय पत्र का दाखिल खारिज कर दें। अगर दर रैयत से संबंधित अगर मामला है तो उसका भी लगान निर्धारण कर दें, ताकि आपको खाता खोलने में आसानी हो जाएगी। चलिए हाँ थैंक यू सर। ओके। अंजनी है?
अंजनी आप देखिए, अच्छा एक प्रेरणा बर्णवाल जी हैं, प्रेरणा बर्णवाल जी, प्रेरणा बर्णवाल, हेलो। हाँ प्रेरणा जी, हेलो। सुरभि जी थोड़ा सा आइए ना, देखिए ना ये आवाज कट। अच्छा हाँ एक क्वेश्चन सर हम करें? हाँ कीजिए, क्वेश्चन करें। हाँ। किसी संयुक्त खाते जमाबंदीदार जो रैयत वो डेट कर गया, उसका वंशज जो 3 है, तो जमाबंदी का जो चल रहा है पूर्वज का ही चल रहा है, और उसमें एक जमीन बेच लिए, अब दूसरे हिस्सेदार आधा बेचा और तीसरा हिस्सेदार का है, तो उस स्टेज में किसके नाम से खाता दर्ज होगा? संयुक्त खाता दर्ज होगा कि अलग अलग होगा? आप उसके आप देख लीजिए, पहले उसका खाना पूरी जब कीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा किसका क्या है। जब आप इस क्या नाम है ये याददाश्त पंजी का संधारण करेंगे तो हर खेसरावार उसकी दखल और सब कुछ देखते हुए उसी हिसाब से आप प्रपत्र का निर्माण करेंगे। जी दखल, हाँ दखल देखते हुए, दखल के आधार पर ही ना आप निर्माण करते हैं। चलिए निखिल झा जी। सर गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। सर मेरे को ये पूछना था कि ये अमीन डायरी क्या होता है सर? हाँ उसको बता देते हैं, वो छुटा हुआ है। अमीन डायरी जो अमीन डेली दैनिक कार्य क्या करते हैं उसे उसमें लिखते हैं और उसे संधारित करते हैं, प्रतिदिन का दिनचर्या उसमें दर्ज करते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या वो हम लोगों को मतलब उस पर कुछ साइन वाइन करना पड़ता है कि नहीं? मतलब वो लोग उसको अपने पास रखते हैं? कानून भी उसके पर्यवेक्षण करेंगे, सत्यापित करेंगे। आपके द्वारा भी समय समय पर जो है आपके द्वारा भी पर्यवेक्षण किया जाएगा, उसमें आप देखेंगे क्या क्या कार्य किया नहीं किया, उसको भी आप। लॉग बुक टाइप का होता है क्या सर? हाँ वो मिलेगा, पंजी मिलेगी, एक पंजी बनाकर अमीन डायरी मिलेगा। कैसे वो डायरी हम लोग का होता है ना, उसी प्रकार अमीन डायरी। अच्छा है। हाँ अच्छा सर, ये ग्राम सभा में मतलब सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को भी मतलब मौजूद रहना है उसमें, मतलब जो ग्राम सभा होगा? देखिए आपको जाना है, पर्यवेक्षण के लिए जाना है कि आम सभा का आयोजन किया गया है कि नहीं किया गया है, तो आप उस तरह से कार्यक्रम बनाएंगे कि आपके अधीन 20-25 गांव जो होगा, मान लीजिए छोटा गांव है तो 25 भी हो सकता है, ऐसे रखा गया है कि 20 गांव आपके शिविर के अंतर्गत हो, तो आप उसी आपके अमीन 20 होंगे, कानून 2 होंगे, 3 आदमी आप लोग होंगे, 2 कानून और आप स्वयं। उसी ढंग से आप प्लान करेंगे कि एक दिन में कम से कम 3-4 गांव में आप लोग चले जाएं, कि एक दिन में भी आम सभा सभी जगह हो जाए, नहीं तो 2 दिनों में सभी जगह आप करा लें। ओके के द्वारा पर्यवेक्षण ओके सर, थैंक यू। नियंत्रण करना है आपको। छवि है, छवि ये छवि। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, बोलिए। सर ये जो दावा आपत्ति की सुनवाई होती है टाइम पे प्रारूप प्रकाशन के बाद भी, वो कैंप में करते हैं सर हम लोग या फिर ग्राम सभा में ही करते हैं? नहीं, वो आपके जब प्रारूप प्रकाशन के बाद सुनवाई होगी वो आप अपने शिविर से ही इस कार्य को करेंगे। ओके सर। हाँ आप जब स्थल जांच करना हो तो गांव में जाकर आप मेमो ऑफ इंस्पेक्शन वगैरह आप बनाएंगे, क्योंकि जांच के क्रम में अगर सुनवाई के क्रम में अगर जांच प्रतिवेदन की आवश्यकता हो तो हम इनसे जांच प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। अगर आपको उसकी स्थल निरीक्षण करना है तो उसी स्थिति में मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बनाएंगे, आप जाएंगे वहां अमीन के साथ, अपने आपत्तिकर्ता और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में आप वहां जांच करेंगे कि वहां एक अभिलेख बना लेंगे, सभी लोगों का हस्ताक्षर करा लेंगे, जो वहां देखेंगे उस पर अंकित कर देंगे और उसमें हस्ताक्षर बनाकर वो भी अभिलेख का एक पार्ट हो जाएगा मेमो ऑफ इंस्पेक्शन, ताकि वो अभिलेखबद्ध इस प्रकार सुनवाई अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो कहीं भी चैलेंज नहीं होगा और आपत्ति का निराकरण भी हो जाएगा। जी सर, चलिए, थैंक यू सर। चलिए ओके। और